हेलो दोस्तों। कल तक आप लोगों का सेक्शन 7 और सेक्शन 8 हो गया था। अब आप लोगों को सेक्शन 9 और सेक्शन 10 आज पढ़ना है। सेक्शन 10 और सेक्शन 9 आज पढ़ना है। तो आप लोग सबसे पहले इसको बीएनएस के साथ भी पढ़ लेना। और सॉरी, बीएनएस नहीं, बीएसए के साथ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ कौन कौन से सेक्शन पढ़ोगे? सेक्शन 9 के साथ किसको क्या होगा रेड विथ? सेक्शन 9 के साथ सेक्शन 7 हो जाएगा। इतनी चीज़ें हैं। जो नया वाला बीएनएस है वो सेक्शन 7 में है। जो बातें पुराने एविडेंस में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 9 में जो चीज़ें दी गई हैं। चलो अब पहले इसका परिचय जान लो, क्या क्या चीज़ें इसको सेक्शन 9 को कही जाती हैं आप लोग। तो इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला। सेक्शन 9 को क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला कहते हैं। पेन बदल लूँ एक ही, ये नोट कर लेना। और फिर इसे शिनाख्त परेड भी कहते हैं। क्वेश्चन पीटी का पूछता है शिनाख्त परेड किस धारा में दिया गया है। ठीक है, शिनाख्त परेड किस धारा में? तो आप लोग पुराने सेक्शन में पूछेगा तो 9 में, और नए एविडेंस में पूछेगा तो 7 में। पुराने एविडेंस मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और नया जो एविडेंस है उसमें कौन सा है? सेक्शन 7। ये पूछ लेता शिनाख्त परेड। और क्या पूछता है? सेक्शन 9 में जो एविडेंस हैं वो कैसे हैं? संपोषक साक्ष्य हैं। कैसे हैं? संपोषक साक्ष्य हैं। सेक्शन 9 क्या है? संपोषक साक्ष्य है। सेक्शन 9 संपोषक साक्ष्य है। साक्ष्य आप जानते होंगे क्या होते हैं? एक सारवान साक्ष्य होता है और एक संपोषक साक्ष्य होता है। तो सारवान साक्ष्य का उदाहरण क्या क्या हो जाता है? सारवान साक्ष्य में मृत्युकालिक कथन भी आ जाता है। संस्वीकृतियाँ आ जाती हैं। सारवान में पहले देख लो क्या क्या आता है, फिर अलग अलग, क्योंकि जगह रहता नहीं है। सारवान में क्या आ जाता है? डीडी आ जाता है, कन्फेशन आ जाता है। कन्फेशन मतलब संस्वीकृतियाँ आ जाती हैं। क्योंकि अब ये सारवान कैसे हो गया? डीडी सारवान कैसे हो गया? टाइम रिलेशन सारवान कैसे हो गया जानते हो? क्योंकि आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि डीडी के आधार पर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है। मृत्युकालिक कथन हो जाएगा, संस्वीकृतियाँ हो जाएंगी, अपराधी की संस्वीकृतियाँ हो जाएंगी। ये सारवान साक्ष्य हैं। और इन तीनों को छोड़ के अन्य जो साक्ष्य होते हैं उन्हें संपोषक साक्ष्य होते हैं। संपोषक साक्ष्य कहते हैं। संपोषक साक्ष्य किसे कहते हैं? इन तीनों को छोड़ के संपोषक साक्ष्य होते हैं। संपोषक साक्ष्य के आधार पर संपोषक साक्ष्य अकेले साक्ष्य दंड नहीं दे सकते, ये किसी अन्य साक्ष्य को क्या। अब संपोषक साक्ष्य आप बता दीजिए। संपोषक साक्ष्य अगर आपको एग्जैक्ट समझना हो आप लोगों को, तो ये क्या कहता है? अन्य साक्ष्यों को बल प्रदान करता है। बल प्रदान करता है। बल प्रदान करने का मतलब समझे क्या क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उस साक्ष्य के आधार पे तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस साक्ष्य को क्या कर सकता है? बल दे सकता है। और सारवान साक्ष्य में उस साक्ष्य के अकेले साक्ष्य के आधार पर उसको दंडित किया जा सकता है। अब आप आ जाओ बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे। अब सेक्शन 9 शुरू करते। इतनी चीज़ें हो गई, नहीं दो तीन चीज़ें और छूटी हैं। शिनाख्त परेड को सीआरपीसी की धारा सेक्शन
54 से आप जोड़ सकते हो, 54A से। किससे जोड़ सकते हो? 54A से, सॉरी ये सही नहीं लिख रही। CRPC की धारा 54A में। इसमें क्या बताया गया? शिनाख्त परेड जो होता है वो कौन करता है? शिनाख्त परेड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब कार्यपालक न्यायाधीश करता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हो गया? कार्यपालक न्यायाधीश करता है। और फिर उसके बाद एक देखना, इसी में रेडविथ सेक्शन CRPC का ही 291A, इसमें क्या कहता है कि 54A में जो पहचान की गई है साक्षियों को, उनको क्या करता है? साक्षी के रूप में जो 54A में जिनकी पहचान हुई है उनको न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायालय साक्षी के रूप में बुला सकता है। ये कौन कौन सा सेक्शन बताता है? 291A। अब 80 आ जाओ, इंडियन एविडेंस एक्ट का 80 आ जाओ। 80 को भी इसके साथ पढ़ सकते हैं। इसमें क्या कहा गया? जो दस्तावेज की पहचान हुई है उसका निष्पादन किया जा रहा है। पहचान हुई, किसकी पहचान हुई? डॉक्यूमेंट की पहचान हुई। कौन सा डॉक्यूमेंट है? जो निष्पादन किया जा रहा है। निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन किया जा रहा है जिसका, न्यायालय में। तो जिस डॉक्यूमेंट को सामान्यतः न्यायालय में एग्जीक्यूट किया जाता है उसे सही माना जाता है। सही माना जाता है जब तक कि अभियुक्त यह न कह दे कि वह गलत है। और गलत है क्या मतलब? गलत है मतलब अभियुक्त को क्या करना पड़ेगा? उसको खंडित करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल प्रिज्यूम है। 80 जब तुम पढ़ोगे तो वहाँ सेल प्रिज्यूम दिया है। उपधारणा करेगा दिया होगा, कर सकेगा नहीं, उपधारणा करेगा। ये पीटी का क्वेश्चन SC में पूछता है कि सेक्शन 80 में क्या है? सेल प्रिज्यूम है, मे प्रिज्यूम है, कंक्लूसिव प्रूफ है। तो सेक्शन 80 में क्या मारोगे? सेल प्रिज्यूम आप मारोगे, ठीक है। इतना सेक्शन। आप इसके साथ एक सेक्शन और है, फिर सेक्शन 9 शुरू करते हैं बैरक से। सेक्शन 437 CRPC का, इसको भी याद रख लेना। इसको क्यों ज़रूरत पड़ी यहाँ पे? न्यायालय ये नहीं कह सकता कि न्यायालय ये कह सकता है कि पहचान की कार्रवाई अभी बाकी है, तो इस आधार पर जमानत देने से मना नहीं कर सकता न्यायालय। न्यायालय मना नहीं कर सकता जमानत देने से। कौन सा आधार बता के? कि अभी पहचान नहीं हो सकी है। तो ये न्यायालय डिनाई नहीं कर सकता कि हम आपको वेल नहीं देंगे, ठीक है। अब आ जाओ, आप सेक्शन शुरू करते हैं। चलिए पढ़िए। अब क्या कहता है सेक्शन 9? क्या कहता है? सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक तथ्य। स्पष्टीकरण मतलब किसी तथ्य का क्या करना? एक्सप्लेनेशन करना। पुनर्स्थापना मतलब उसका क्या करना? परिचय कराना। पुनर्स्थापना मतलब क्या होता है? स्थापना का मतलब क्या होता है? परिचय कराना। परिचय कराना। तो किस चीज़ का? सुसंगत तथ्यों का क्या करना? स्पष्टीकरण कराना और पुनर्स्थापना कराने वाले आवश्यक तथ्य। तो सेक्शन 9 में कौन कौन से तथ्य रिलेवेंट हैं? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। आप अपने बेयर एक्ट से पढ़ना, बेयर एक्ट लेके पढ़ना बैठ के। तो सबसे पहला क्या हो गया? पहला क्या हो गया? स्पष्टीकरण। ऐसे पॉइंट, इसमें देखो आवश्यक तथ्य निकाल लो क्या क्या है इसका। अरे
ये नहीं चल रहा है, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, हाथ से लिखना है, हाथ से। आवश्यक तत्व, ठीक है, हम बोल दे रहे हैं वो लिख लो, हाथ से इतना नहीं लिख पाता हूँ। आवश्यक तत्व क्या क्या है, अब अंडरलाइन करते चला जाओ। पहला लिखो, पहला लिखो स्पष्टीकरण, ठीक है, स्पष्टीकरण। दूसरा पुनः स्थापना, दूसरा पुनः स्थापना। तो क्या ऐसे तथ्य क्या होंगे जो स्पष्टीकरण करते होंगे, पुनर्स्थापना करते होंगे। अब आ जाओ किस चीज़ का, आगे पढ़ो। वे तथ्य जो विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक हों, अथवा जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का क्या करते हो, इंगित अनुमान का समर्थन या, तो तीसरा तथ्य क्या हो गया, इंगित अनुमान का, अनुमान इंगित करता हो, क्या करता हो कि उस तथ्य का या तो समर्थन करता हो उसके अनुमान से, या तो समर्थन करता हो या खंडन करता हो, दो चीज़ करता है। अपने अनुमान से क्या करता है, या तो उसका समर्थन करता है या खंडन करता है। अब देखो दूसरी चीज़ और क्या करता है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की जिसकी अनन्यता मतलब पहचान सुसंगत हो या अन्यता स्थापित करनी हो, या तो किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान बनानी हो या उसको पहचान स्थापित करनी हो, अथवा वह समय या स्थान स्थिर करते हों। तो अब एक चीज़ इसमें क्या मिल गई, व्यक्ति का और प्लस वस्तु का, क्या कहता हो, पहचान। पहचान क्या करता हो, या तो पहचान क्या करता हो, पहचान को सुसंगत बनाता हो, और दूसरा क्या करता हो, या उसका पहचान स्थापित करता हो। किस चीज़ का, व्यक्ति का और वस्तु का। और अब चौथा क्या हो जाएगा, चौथा एलिमेंट क्या हो जाएगा, समय और स्थान प्लस स्थान। समय और स्थान का क्या करता है, अथवा वह समय या स्थान को स्थिर करते हैं, समय या स्थान को निश्चित, स्थिर मतलब निश्चित करते हैं कि कौन सा समय था कौन सा स्थान था, निश्चित करते हैं। जब यह या जहाँ कोई विवादक या सुसंगत तथ्य घटित हुआ मतलब समय और स्थान कहाँ का बताते हो, जहाँ या तो वो विवादक तथ्य या तो वहाँ फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट, ठीक है, दोनों जहाँ घटित हुए हों उनकी, अथवा जो उन पक्षकारों का संबंध, रिलेशन, समय स्थान और उसके बाद क्या हो जाएगा, रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद उसका संबंध दर्शित करते हों, पक्षकारों का संबंध दर्शित करते, जिनके द्वारा किसी तथ्य का क्या संव्यवहार किया गया था, वहाँ तक सुसंगत है जहाँ तक के वे प्रयोजन के लिए आवश्यक हों। मतलब उनका संबंध कहाँ, जहाँ तक के वो प्रयोजन, जिस प्रयोजन के लिए वो काम किया गया, जिस योजना के लिए वो काम किया गया है, वहाँ तक के लिए आवश्यक हों। तो सेक्शन 9 में आपने क्या क्या पढ़ लिया। सेक्शन 9 में आप एक चीज़ ये भी जानो, पहचान कैसे कर सकते हो। सेक्शन 9 में चेहरे से उसकी पहचान कर सकते हो, चेहरे से पहचान कर सकते हो, बोलने से पहचान कर सकते हो, और चिन्ह के माध्यम से। ये सब सेक्शन 9 में ही करोगे, चिन्ह से उसकी पहचान करोगे, और किससे, उसकी लंबाई से उसकी पहचान कर सकते हो, उसके चलने से उसकी पहचान कर सकते हो, उसके आवाज़ से उसकी पहचान कर सकते हो, या कोई तुमको कोई फ़ोटो या कुछ चीज़ें दिखा दे उससे तुम उसकी पहचान कर सकते हो। अब इतनी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और छूट गया है, पुलिस द्वारा पहचान
परेड, ये छूट गया था, वो शुरू में ही पढ़ाना चाहिए, अभी मुझे याद आया ये छूट गया था। पुलिस द्वारा 161 में जो बयान दर्ज किया जाता है सीआरपीसी की धारा में, वो उसमें भी पहचान कराता, लेकिन वो पहचान कहाँ तक सीमित होगा, उसका साक्षिक मूल कहाँ बताया गया, 162 में बताया गया है। तो वो जो पहचान कराता वो केवल साक्ष्य को खंडन करने के लिए किया जा सकता है। उसको प्रस्तुत किस रूप में किया, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने मर्डर किया और उसने बताया कि यह वेपन मैंने बगीचे में या वहाँ छुपाया है, और पुलिस जाती है और उस जगह वो वेपन प्राप्त कर लेती है, तो ये क्या केवल उस बात की पुष्टि हो गई कि उसके बताए हुए स्थान पर वो चीज़ें मिली, तो ये केवल रिलेवेंट बनाता है, पुष्टि करता है। 161 का बयान केवल खंडन करने के लिए, अब वो डिनाई नहीं कर सकता कि सर मैंने वेपन नहीं छुपाया था, क्योंकि उसके बताए हुए स्थान पर वो वेपन प्राप्त हो गया मतलब पुलिस ने वह वेपन खोज लिया, तो वो क्या कर रहा है, उसके वो उस बात का वो क्या कर रहा है, खंडन कर दे रहा है। तो 161 का बयान केवल खंडन करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा याद रख लेना। इतनी चीज़ें हो गई। अब आप आ जाओ इसके दृष्टांत पे। सेक्शन 9 में एक चीज़ और लिख लेना, यह एक संपोषक साक्ष्य है। मुल्ला वर्सेज एक केस है मुल्ला वर्सेज, ये क्वेश्चन पीटी में आया है, ये क्वेश्चन पीटी में आया हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य। इस वाद में क्या कहा गया है कि सेक्शन 9 एक संपोषक साक्ष्य है। पहले केस ही सारे बता देता हूँ, फिर इलस्ट्रेशन शुरू किया जाए। संपोषक साक्ष्य, ठीक, ये आपका हो गया एक क्वेश्चन, ये पीटी का क्वेश्चन है। अब आ जाओ, एक केस आया था तुम्हारा, मटरू का केस आया था। मटरू बोलो, हम लिख रहे हैं, इस पर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, मटरू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। हाँ, लिख देता हूँ, मटरू वर्सेस यूपी, ठीक। ये केस है 1971 का। इसका फैक्ट मैं बोल दे रहा हूँ, लिखूँगा नहीं, इसका फैक्ट सुन लो क्या है। इसमें बताया गया कि जब वो इसमें बताएगा उस अभियुक्त उस समय तक परिवादी के साथ रहा जब तक परिवाद नहीं हुआ था। परिवादी के बाद उसे महसूस हुआ था कि उसी पर शक किया जा रहा, इसलिए वह छिप गया और पकड़े जाने से बचता रहा। छिप जाने से जो अनुमान लगाता है कि वह दोषी होगा, इसे काटने के लिए वह साक्ष्य दे सकता है कि वह परिवाद के समय तक परिवादी के साथ था। न्यायालय ने इस वाद में क्या कहा, कोई भी भोला भाला व्यक्ति जिस पर नाहक शक किया जाए वह भी छिप कर हिरासत में जाने से बचने के लिए प्रयत्न करेगा। ऐसा कार्य अपने को सुरक्षित रखने का प्रत्येक व्यक्ति का प्राकृतिक कार्य होता है। लापता हो जाना बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, परंतु इसकी महत्ता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होता है। तो मटरू के बाद में ये कहा गया कि लापता होना किसी उसका वो नहीं है कि कोई व्यक्ति लापता हो गया तो उसने अपराध किया, क्योंकि उसकी परिस्थितियां देखी जाएंगी कि वो कब लापता हुआ। घटना होने के बाद वो तुरंत लापता हो गया। जैसे इस केस में बताया कि जब वो परिवाद करने गया, अभियुक्त जब परिवाद करने गया तो परिवादी के साथ में ही वो उपलब्ध था, तो वो सहारा ले सकता, अगर मैंने क्राइम किया होता तो मैं इसके साथ क्यों परिवाद कराने या क्यों रिपोर्ट लिखवाने जाता, ठीक। तो मटरू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एक केस ये हो गया। और इसमें एक केस पूछता रामलोचन वर्सेज बंगाल राज्य। इसमें किसमें, हड्डियों के, अरे यार पेन नहीं चल रहा, हड्डियों के ढांचे के आधार पर पहचान किया गया, ठीक। तो रामलोचन वाले वाद में किसमें, हड्डियों के आधार पे, हड्डियों के ढांचे के आधार पर पहचान किया गया। इसके 3 केस इसमें और इम्पॉर्टेंट, राजकिशोर वर्सेस यूपी, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो, राजकिशोर वर्सेस यूपी, यदुनाथ सिंह वर्सेस यूपी,
चंद्रशेखर वर्सेज यूपी, ये सब सेक्शन 9 से संबंधित है। एक केस और इम्पॉर्टेंट है, रामकृष्ण मिट्ठन लाल शर्मा, बोल दे रहे हैं, लिख लो, रामकृष्ण मिट्ठन लाल शर्मा वर्सेस बम्बई राज्य, 1955 सुप्रीम कोर्ट। हाँ, इसी वाद में कहा गया था कि अगर पुलिस के समक्ष पहचान परेड या शिनाख्त परेड किया जाता तो उसका प्रयोग केवल खंडन के लिए किया जाएगा। इतनी चीज़ें हो गई। चलो, तो सेक्शन 9 में आपने क्या समझा? सेक्शन 9 में किसी तथ्य का क्या स्पष्टीकरण के लिए, पुनर्स्थापना के लिए, उसका अनुमान इंगित करने के लिए, या किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान का अंदाज़ा लगाने के लिए, या उसका समय या स्थान जहाँ पे विवादक या सुसंगत तथ्य घटित हुआ हो, ठीक है, इतनी चीज़ें हम जानेंगे। या पक्षकारों का रिलेशन क्या था, तो कौन क्या क्या है इसमें वो निकले, किस किस तथ्य को सुसंगत माना जाता है, नंबर 1, उस किसी तथ्य को क्या स्पष्टीकरण करने के लिए, नंबर 1, दूसरा उसका पुनर्स्थापना करने, उसका परिचय पता करने के लिए, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा तुम्हारा क्या होगा, अनुमान इंगित करना होता है। अनुमान इंगित करना मतलब या तो उस अनुमान से उसका समर्थन होता हो सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य का, या उसका खंडन होता हो। तो दूसरे पे अनुमान, पहले में स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापना, दूसरे में अनुमान, इंगित अनुमान हो जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा, व्यक्ति या वस्तु की क्या करना है, पहचान करना है, चौथे में क्या हो जाएगा, समय या स्थान स्थित जहाँ विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुए। बियर एक्ट में इसको अंडरलाइन कर लेना, सब यही पूछता है क्वेश्चन। और फिर 4 हो गए, 5वां क्या हो जाएगा, पक्षकारों के बीच उनका संबंध क्या था, ठीक, 5वां उनका संबंध क्या था। और 6वां क्या हो जाएगा, किस प्रयोजन के लिए, किस प्रयोजन के लिए उसको किया गया, किस प्रयोजन के लिए किया गया। ये हो गया तुम्हारा, इतनी चीज़ें हो गई। सेक्शन 9 समझ में आया। अब आ जाओ दृष्टांत पे। दृष्टांत क्या क्या है, रुक जाओ। दृष्टांत में जो इम्पॉर्टेंट, पूरे दृष्टांत नहीं पढ़ाऊंगा, जो दृष्टांत इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा। ये खा वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लो। क्या है, का पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाला अपमान लेख खा पर का वाद लाता है। खा प्रतिज्ञात करता है, मतलब प्रतिज्ञात करता है, एक्सेप्ट करता है कि वह बात जिसका अपमान लेख रहना अपकथित है वह सच है। पक्षकार की उस समय की स्थिति और संबंध, अब स्थिति और संबंध आ गया तो सेक्शन 9, जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था, विवादक तथ्यों की पुनर्स्थापना के रूप में सुसंगत हो सकते हैं। का और खा के बीच किसी ऐसी बात के विषय में विवाद की विशिष्टियाँ जो अवकथित अपमान लेख से असंसक्त हैं, मतलब जुड़े हुए नहीं हैं और विसंगत हैं, यद्यपि यह तथ्य कि कोई विवाद हुआ था यदि उससे का और खा के पारस्परिक संबंधों पर प्रभाव पड़ता है तो सुसंगत हो सकता है। ये पढ़ लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें सुसंगत है वो पढ़ लेना। अब आ जाओ, आप बहुत लंबा हो जाएगा नहीं। अब आ जाओ डा वाला, ये बहुत पूछता है। ये क्या कहता है, चोरी का अभियुक्त का चुराई हुई संपत्ति खा को देते हुए देखा जाता है, जो उसे का की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। खा उसे प्रदान करते हुए कहता है कि का ने कहा कि तुम इसे छिपा दो। खा का कथन उस संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य को स्पष्ट करने वाले के कारण सुसंगत है। मतलब उसने जो कथन, देखो ये सेक्शन 6 में भी रिलेवेंट हो जाएगा और सेक्शन 9 में भी रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि उसने जो शब्द कहे उसके आचरण से पता लग रहा है कि वो क्या कह रहा है। ठीक, तो ये हो गए। अब आ जाओ चा में। चा इम्पॉर्टेंट है। एक बल्बे के लिए विचारित किया जाता है, उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित हो चुका। ये खूब इम्पॉर्टेंट, बहुत पूछता है। संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाले होने के कारण भीड़ की आवाज़ें सुसंगत होंगी। ये इम्पॉर्टेंट है। तो चा वाला कहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारा, स्पष्टीकरण। ये क्या कहता है, ये स्पष्टीकरण बताता है तुम्हारा। आपका ये क्या बताता है, चा स्पष्टीकरण बताता है।
ये चा स्पष्टीकरण कर रहा है। किस चीज़ का स्पष्टीकरण चल रहा है? बल्बे का जो आगे आगे भीड़ को चिल्ला रहा है, तो भीड़ को उकसाने के लिए वो उसका ये स्पष्टीकरण कर रहा है। इससे ये चा से ये साबित, और अंगा से क्या चा ये भी क्या कह रहा है उसका, वो कह रहा है तो इससे क्या, इसको छिपा दो। छिपा दो मतलब उसका स्पष्टीकरण कर रहा है कि वो चोरी का सामान है। तो ये आपके हो गए 4 तक क्वेश्चन हो गए। तो इसमें क्या क्या चीज़ है? इसमें परिचय पता कर सकते हो आसान भाषा में। किसी चीज़ का किस किस चीज़ को सुसंगत घोषित किया गया लिख लो। नंबर 1 उसका परिचय, उसका स्पष्टीकरण, उसका संपोषक या खंडन करने के लिए किसका विवादक या सुसंगत, व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने के लिए, समय और स्थान को स्थिर करने के लिए, पक्षकारों का संबंध। तो इसमें 6 चीज़ें रिलेवेंट हो जाएंगी सुसंगत किसका, विवादक और सुसंगत तथ्य का। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 10 आ जाओ अब। सेक्शन 10 आ जाओ अब। सेक्शन 10 में क्या क्या चीज़ें जोड़ी, पहले ये जानो सेक्शन 10 में की पॉइंट, षड्यंत्र को कैसे साबित करोगे, ये कौन सी धारा बताती है? सेक्शन 10 षड्यंत्र को, ये लिख लो, को कैसे साबित करोगे। षड्यंत्र को कैसे साबित करोगे, क्या कौन सी धारा बताती है? सेक्शन 10 बताती है। पहले सामान्य बातें जो चीज़ें आपको ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट शुरू करता हूँ। इसको एजेंसी का सिद्धांत कहते हैं, ठीक, एजेंसी का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी कहते हैं, ठीक। ये चीज़ें हो गई। नंबर 3 ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में लागू होता है, ठीक है। अब इनिशियल फेज में क्या क्या षड्यंत्र को साबित किया, षड्यंत्र का अस्तित्व क्या साबित किया जाता है सेक्शन 10 में, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित किया जाता है। ये देखो इनिशियल फेज पे जो तुमको शुरू में बता देता हूँ, आप लोगों को जो शुरू में बता देता हूँ उसको नोट कर लिया करो। और क्या, षड्यंत्र के पक्षकार कौन कौन है, उनको कैसे साबित करोगे वो भी बताया गया। षड्यंत्र के पक्षकार तो आपने पहला क्या, षड्यंत्र का अस्तित्व कैसे और षड्यंत्र के कौन से पक्षकार। अब आ जाओ अब इसमें क्या क्या कौन कौन सी बातें सुसंगत है, सेक्शन 10 में क्या क्या सुसंगत है ये देख लो। तो इसमें षड्यंत्र के जो चीज़ पहले कही गई हैं, षड्यंत्र के पहले किया गया कथन, सुसंगत होगा। षड्यंत्र के बाद किया गया कथन धारा 10 में सुसंगत नहीं होता। धारा 10 में कौन सा सेक्स क्या चीज़ होता है, आशय की पूर्ति के पहले, आशय की पूर्ति मतलब जिस चीज़ के लिए षड्यंत्र बनाया गया उसकी पूर्ति हो गई, उसके पहले क्या क्या चीज़ें कही गई हैं वो सेक्शन 10 में रिलेवेंट होगा। साजिश के खुलासे से पहले जो कथन किया गया है वो सुसंगत होगा सेक्शन 10 में। इसमें मिर्जा अकबर वाला एक केस आएगा सेक्शन 10 में। मिर्जा डिटेल में पूरा नहीं बताएंगे, बहुत बड़ा केस है, आप लोग पढ़ लेना इसको किताब से। इसमें क्या बताया गया था, इसमें आशय से, इसी में बताया गया आशय की पूर्ति से पहले जो कथन किया गया है वो रिलेवेंट होगा सेक्शन 10 में। कथन सुसंगत है। इतनी चीजें हो गई।
अब आप आ जाओ कौन से सेक्शन पे, सेक्शन 10 पे चल रहे थे। इसमें एक केस और लिख लो, एक आर वर्सेज मलकही का केस है। आर वर्सेज मलकही का केस है, मलकही का। इसमें कौन थे जज? जज विल्सन थे। आर वर्सेज मली। इसी वाद में षड्यंत्र को परिभाषित किया गया सबसे पहले। बहुत इंपॉर्टेंट केस है आर वर्सेज मलकही का, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में सबसे पहले षड्यंत्र को परिभाषित किया गया था और इसी की परिभाषा को आईपीसी की धारा 120 ए में और 107 के सेकंड क्लास में, नहीं 120 ए में शामिल किया गया। सॉरी, 120 ए में षड्यंत्र की परिभाषा को आर वर्सेस मलकही वाले केस में जो चीज़ें कही गई थी उसको शामिल किया गया। ये 1913 में जोड़ा गया। पीटी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है 120 ए को कब शामिल किया गया? 1913 में शामिल किया गया। और एक वही क्वेश्चन और पूछता, वही हम जोड़ दे रहे हैं। केहर सिंह का वाद है। केहर सिंह के वाद में क्या बताया गया है? 120 ए तथा 107 के सब क्लास सेकंड में, सॉरी 7 के सब क्लास सेकंड में अंतर बताया गया है। क्या अंतर है? ये हो गया। अभी सेक्शन 10 नहीं शुरू किया हूँ मैं, सेक्शन 10 में अब शुरू करूँगा सेक्शन 10। इसके बाद जो केसेज हैं इंपॉर्टेंट वो मैं लिखा दूँगा। क्या कहता है? सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें। तो इसमें क्या है? कही या की गई बातें, जहाँ की यह विश्वास करने का युक्त आधार है। दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो इसमें एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट हो गया? दो या दो से अधिक व्यक्ति ने अपराध या अन्योज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया। तो इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। वहाँ उनके आशय के बारे में किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार कहाँ धारण किया हो? मन में धारण किया हो। कही, की गई, लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के विरुद्ध जिसके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत तथ्य हैं जिस प्रकार यह दर्शित करने का प्रयोजनार्थ है कि कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें षड्यंत्रकारी द्वारा की गई बातें, और उसकी बातें क्या? जब उसके मन में प्रथम बार उसने धारण किया हो, तो उसके द्वारा कही या लिखी गई कोई भी बात हर व्यक्ति के विरुद्ध जो उसमें शामिल होगा सुसंगत साक्ष्य होगा। ठीक, सेक्शन 10 में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। सेक्शन 10 का ये दृष्टांत पढ़ लो, ये इम्पॉर्टेंट है खूब। यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि का भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए षड्यंत्र में शामिल हुआ। खा ने उस षड्यंत्र के प्रयोजनार्थ यूरोप में युद्ध उपात किए। गा ने वैसे उद्देश्य से कलकत्ता में धन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खूब पूछता है। पेन मेरा नहीं चल रहा, सॉरी उसके लिए। संग्रह। घा ने मुंबई में लोगों को उस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। डा ने आगरे में उस उद्देश्य से प्रच्छापोषण में लेख प्रकाशित किया और गा द्वारा कलकत्ते में संग्रहित धन को चा ने दिल्ली छा के पास काबुल भेजा। इन तथ्यों और उस षड्यंत्र का वृत्तांत देने वाले झा द्वारा लिखित पत्र की अंतर्वस्तु में हर एक षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए तथा उनमें से आपराधिकता साबित करने के लिए भी सुसंगत है, चाहे वह उन सभी के बारे में अनभिज्ञ रहा हो और चाहे उन्हें करने वाले व्यक्ति उसके लिए परिचित रहे हों और चाहे वह षड्यंत्र में शामिल होने के पूर्व षड्यंत्र से अलग हो जाने के पश्चात घटित हुए। तो ये सारी बातें एक दूसरे से कोरिलेट है और ये सारी चीज़ें एक दूसरे के उद्देश्य उनके मतलब सब चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट है, बल्कि ये भिन्न भिन्न स्थानों पे हैं। उनमें से कोई एक भी अगर कोई बातें कहता हो तो सबके लिए वो रिलेवेंट हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा।
अब धारा 10 में क्या क्या चीज़ें देखो, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 10 में, धारा 10 में क्या है? धारा 10 में दो या दो से अधिक व्यक्ति कौन कौन से आवश्यक तथ्य, उनमें करार उनका अवैध उद्देश्य के लिए होना चाहिए, अवैध साधनों द्वारा उद्देश्य को प्राप्त किया जाना। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें मिर्जा अकबर वाला, आर वर्सेस ब्लैक का। अब इसमें केसेज क्या क्या हैं वो बता देता हूँ। आर वर्सेस, पेन मेरा नहीं चल रहा, मैं बोल दे रहा हूँ। ब्लैक एंड, पूरा नहीं चल रहा है, ब्लैक एंड टाई। इसमें थे जस्टिस लॉर्ड डेनमैन। फिर दूसरा केस डाल लो, शार्दुल सिंह, पेन नहीं चल रहा, मैं बोल दे रहा हूँ, शार्दुल सिंह का वाद। शार्दुल सिंह का वाद। तीसरा मिर्जा एक अकबर वाला केस मैंने बताया ही है, जस्टिस लॉर्ड राइट थे। इसे लूमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र का वाद कहते हैं। इसी वाद में कहा गया था कि आशय पूर्ण हो जाने के बाद अगर कोई कथन कहा गया है तो सेक्शन 10 में वो रिलेवेंट नहीं होगा। एक आया था भगवान स्वरूप का वाद। सॉरी यार, पेन नहीं चल रहा, लिख लो भाई, पेन नहीं चल रहा। भगवान स्वरूप का वाद। धारा 10 की रचना 2 तथ्यों को साबित करने के लिए है, षड्यंत्र का अस्तित्व और षड्यंत्र के पक्षकार। ये बताया गया है तुम्हारा आप लोगों का चौथे में। और एक चीज़ और याद कर लो, ये मैं छोड़ दिया हूँ। देखो, पति और पत्नी भारत में षड्यंत्र कर सकते हैं, ये याद कर लेना, परंतु इंग्लैंड में पति और पत्नी आपस में मिलकर षड्यंत्र नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक व्यक्ति माना गया। ये जनरल चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सेक्शन 10 में कोई चीज़ें नहीं छूट रही हैं, सेक्शन 10 की सारी चीज़ें हो गई। तो सेक्शन 10 में क्या, षड्यंत्रकारी द्वारा। सेक्शन 9 में शिनाख्त परेड। छोटी चीज़ें तो पकड़ लो, और इसके जो एसेंशियल एलिमेंट मैंने आपको लिखा है वो पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ लेना। कोई दिक्कत होगी तो बताना। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 11 में केवल एक सेक्शन बनाऊंगा क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, तो एक वीडियो में प्री और मेंस का दोनों, तो बीच बीच में जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं वो मैं ऐड करते चलूँगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।